जय हिंद दरोगा बाबू, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। खाकी सीरीज 3.0 बिहार दरोगा का 5वां टेस्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। टेस्ट को स्टार्ट करें उससे पहले सेशन को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम इट है, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेसिस पर बनाया गया है। यहाँ पर 100 प्रश्न, सभी अंक समान। पहले टेस्ट में मैंने बता दिया था, पहला 4 टेस्ट जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग ऐसा कीजिए, ये टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ परीक्षा वाटिका। परीक्षा वाटिका इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, कंबाइंड लैंग्वेज में होगा, और सॉल्यूशन जो होगा सेपरेट लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा 8676934039 पर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन से कथन विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में कौन सा सही है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, यह ना भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसपोर्ट में पोर्ट है। सही है। इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है जो इसे बड़े जहाज के लिए उपयुक्त बनाता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। और विंझीजम बहुउद्देशीय बंदरगाह केरल में है। तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया सारे सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी वालों आप लोग भी देख लो अपना क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। मैंने बताया ना, परीक्षा वाटिका सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर के। दूसरा प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान को किसने लॉन्च किया है। सही जवाब इसका हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी ने। और यह आंदोलन 22 मई 2025 को लॉन्च किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया। इनका क्या नाम है। अरुणाभ घोष है। कौन है। अरुणाभ घोष। विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चे में रहा आकाश तीर क्या है। यह आकाश तीर है, ये क्या है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कूट दिया गया, कूट की सहायता से सही आंसर चूज करना है। सबसे पहले पढ़िए स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। सही है। यह भारतीय निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों, विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में। और यह कार्यक्रम मध्यस्थता अधिनियम 2025 के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की और भारत की सभ्यतागत विरासत को पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए, छत्तीसगढ़ में है। कहां पर। छत्तीसगढ़ में। और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी। यह सुविधा जो है 5 मेगावाट क्षमता, कितना 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होगा और इसका लक्ष्य जो है 150 मेगावाट तक बढ़ाने का है। कितना 150 मेगावाट तक इसको बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। पहला विकल्प सही है। 13 मई 2025 को 13 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर में सीवर्ड फायरिंग रेंज में 3 सफल परीक्षण भी कर लिया गया। कहां पर। ओडिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत को। सूर्यकांत, विकल्प डी सही जवाब हो गया, सूर्यकांत। ठीक, सुरक्षा बलों क्या है। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। राइट आंसर होगा ऑपरेशन शिवा, विकल्प बी। 3 जुलाई 2025 से लेकर के 9 अगस्त 2025 तक जो है यह ऑपरेशन चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, गोल्डन डोम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यहां पर कूट की सहायता से राइट आंसर चूज करना है। तो गोल्डन डोम के बारे में पहले देखिए तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा, उसके बाद हम लोग कूट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है
यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ये जो है ना अंतरिक्ष में तैनात उपग्रहों के माध्यम से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल का पता लगाना यानी ट्रैक करने से उन्हें रोकने से शामिल है, ठीक है। तो यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, ये भी सही है। इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हजारों अंतरिक्ष उपग्रह शामिल होते हैं जो मिसाइल लॉन्च होते ही उन्हें ट्रैक करके स्पेस आधारित इंटरफेस के जरिए रोकने का काम करते हैं। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में 2029 के भीतर परिचालन में लाया जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों कथन सही दिए गए, तो विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? नोएडा में, ठीक, विकल्प ए नोएडा में। और नोएडा अथॉरिटी निजी कंपनी, उसका नाम है जेड टेक। इस कंपनी का नाम है जेड टेक। इसने ट्रिपल पी मॉडल जानते हो आप लोग, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। इसमें 20 से 30 एकड़ क्षेत्र में नोएडा जंगल ट्रेल नामक योजना शुरू किया जाएगा। उस योजना का क्या नाम है? नोएडा जंगल ट्रेड। आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग या तो कॉपी पेन लेके बैठो या तो इसका हम सॉल्यूशन जो देंगे उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का प्रथम समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा हल्द्वानी में, विकल्प ए हल्द्वानी, उत्तराखंड में है ये। चागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले इस दोनों कथन को देखते हैं, उसके बाद कूट की सहायता से देख लेंगे कौन सा इसका सही जवाब होगा। पहला है कि हाल ही में इसकी संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है, सही है। यह हिंद महासागर में स्थित है, यह भी सही हो, दोनों कथन सही है। तो हाल ही में ना यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने तनावपूर्ण बहस और कानूनी अड़चन के बाद चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो है मॉरिशस को हस्तांतरित करने का एक निर्णय लिया। 22 मई 2025 को डेट है, 22 मई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या है कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रतिनिधि के बीच एक संधि हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत यूके जो है चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दे दिया। जबकि डिएगो गार्सिया पर जो है संयुक्त रूप से यूके यूएस सैन्य अड्डा दोनों को रखा गया है। 99 वर्ष के लिए लीज पर लिया गया है, छूट से 99 वर्ष लीज पर छूट दिया गया है इसमें। और इस समझौते में ब्रिटेन जो है मॉरिशस को वार्षिक करीब $101 मिलियन का भुगतान करेगा। कितना? $101 मिलियन, ठीक है, इसका भुगतान करेगा ब्रिटेन। और यह कदम जो है अंतर्राष्ट्रीय अदालत और संयुक्त राष्ट्र की मांग के बाद आया, जो कि चागोस को मॉरिशस का हिस्सा मानता था और यह हिंद महासागर में स्थित है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हो गया इस तरह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, 1 तथा 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई? पुजारा के द्वारा। किसके द्वारा? पूजा पुजारा के द्वारा, ठीक। और इसमें भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी जो है अपने नाते और निजी अनुभव और जीवन की चुनौतियों को आत्मकथा के रूप में संजोया है और मई 2025 में ये बुक लॉन्च हुआ था, मई 2025 में। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लैंडो नॉरिस। किसने? लैंडो नॉरिस ने। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 850 MCQ के साथ 2025 का करंट अफेयर्स जो है इसी यूट्यूब चैनल पर करवाया गया, करंट अफेयर्स 2025 का, और 850 प्रश्न उसमें है। मैं वीडियो के अंत में इसका कार्ड लगा दूंगा, वहां पर वीडियो जैसे ही ये वाला एंड होगा तो उसमें आपको वो वीडियो जाकर के देखना है। 850 प्रश्न, 3 घंटे का एपिसोड है, पूरा देख लीजिए, उसमें पूरे 2025 का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी आइजोल। आइजोल बन गया है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनने कहा जा रहा है कूट की सहायता से। पहले कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कौन सा सही है नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहां दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2025 का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ये भी स्टेटमेंट सही दिए गए, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका विकल्प सी 1 तथा 2 सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 18। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता? इनका क्या नाम है? ये जो खिलाड़ी हैं ये खुशी यादव हैं। कौन? खुशी यादव, विकल्प ए राइट आंसर होगा। और 2025 में पहली बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया। इसका आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था?
पटना, गया जी, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय, 3-4 जगह पर किया गया था। ठीक। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों में कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1%, ओनली 1%। जो हरे पौधे की पत्तियां होते हैं, पत्तियां जो होती है, जो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित सूर्य के प्रकाश की मात्रा जो उपलब्ध होती है, तो सौर ऊर्जा का लगभग 1% होता है। और भोजन को संश्लेषित करने के लिए हरे पौधे की पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के रूप में। और इसी प्रक्रिया को क्लोरोफिल नामक पत्तियों की मौजूद हरे वर्णक होते हैं, इनके द्वारा सुगम किया जाता है और यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। तो इस प्रकार कैप्चर की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा के रूप में पौधों को संग्रहित कर दिया जाता है और इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ऑक्सीजन जो भोजन होते हैं उसको संश्लेषित करने के लिए कर लिया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल मुख्य घटक जो है कौन कौन से हो जाएंगे? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगा वाटर हो जाएगा, H2O पानी हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक, और सूर्य का प्रकाश शामिल होता है। ये 4 चीजें होती है शामिल किस चीज में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। क्लास 8-7-6 से पढ़ते आ रहे हो, ये सारी चीजें आपको याद होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? कोड आउट कीजिए नहीं। ये नहीं वाला समस्या ना बहुत सारे बच्चों का रहता है, लास्ट में जाके पता चलता है 2 क्वेश्चन से मेरा एग्जाम छूट गया। ये नहीं वाला समस्या ना आप लोग सुलझाइए इस टेस्ट सीरीज के जरिए। तो ये हो जाएगा तिलैया परियोजना बिहार। ये जो बिहार में नहीं है, ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक, तिलैया परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? ये धारणीय कृषि क्या होता है? तो इस प्रकार की कृषि में जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, तो विकल्प सी राइट आंसर होगा। और ये खेती का तरीका है जिसमें जमीनी स्तर पर काम करता है, जो मृदा की प्रजनन और पुनर्योजी क्षमता, अच्छे पौधे पोषण और मृदा प्रबंधन को संरक्षित करता है और जीवन शक्ति से भरपूर पौष्टिक भोजन का उत्पादन करता है जिसमें रोगों का प्रतिरोध होता है। ये होता है धारणीय कृषि। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा? तो ये होता है हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा ये पिरामिड। क्लियर है? किस तरह से बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। ये पिरामिड का आकार कुछ इस टाइप का होगा। जो प्राथमिक स्तर के होंगे उसमें 100%, पहले स्तर के उपभोक्ता होंगे 10%, उसके बाद दूसरे स्तर में 1% और तीसरे स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं उसमें का 0.1% यूज करते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा कुछ भी कह सकते हो आप लोग, दोनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, ज्वार पैदा करने वाले बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर होता है? तो ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्र त्यागी बल के बीच का, ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब हो गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं होगी बताइए आप लोग, ये आपको बताना है। कौन सी होगी? पेनगंगा। पेनगंगा जो है कृष्णा की नहीं, गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र के नासिक महाराष्ट्र में। क्लियर? एक श्रृंखला दिखाता हूं मैं नदी का आपको। देखिए यहां पर कृष्णा नदी है। कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मुनेरू हो जाएगी। अगर इसको सजाने कहा जाए तो सबसे पहले क्या होगा? देख लीजिए, अपना क्रम सजा लीजिएगा। मुनेरू, मूसी नदी, हल्लिया, डिंडी, भीमा हो गया, ठीक। ये कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये सभी जो है इस कृष्णा नदी का सहायक नदी है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। कृष्णा नदी कहां से कहां तक बहती है? तो कृष्णा नदी का जो प्रवाह है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सारे राज्यों में फैली हुई है कृष्णा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, ये कौन सी है? तो इसको लू कहा जाता है, लू। और लू मुख्य रूप से पश्चिमी जो उत्तर भारतीय महाद्वीप के बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, चोलिस्तान रेगिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र, यहाँ उत्पन्न होता है। इसका तापमान मुख्यतः कितना होता है? 45 से 50 डिग्री तक होता है। अगला प्रश्न है, मृदा का लाल रंग डैश कारण होता है? ये क्यों होता है? लौह यौगिक के कारण। विकल्प ए सही जवाब होगा। और किसी भी मिट्टी द्वारा दिखाया गया रंग उस मिट्टी में मौजूद
पोषक तत्वों के कारण होता है और मिट्टी के रंग को निर्धारित करने वाला एक मुख्य कारक ऑक्साइड की संरचना होता है, जिसमें मिट्टी को डिजाइन किया जाता है। और मिट्टी का लाल रंग जो होता है विभिन्न रंगों से भिन्न होता है, जैसा कि लाल से भूरा, पीला हो सकता है, धूसर मिट्टी हो सकता है, और कुछ मामले में ही इसका कलर जो है ब्लैक यानी काला भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। क्लियर। और जो डंकन दर्रा है हिंद महासागर में स्थित एक जलसंधि है और यह 48 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? 48 किलोमीटर चौड़ा है ये डंकन पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मिलान करना। एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसको मिलान कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? मिलान कीजिए। जो पामाडाबी है कहाँ है? ओडिशा। कहाँ पर? ओडिशा। और यहाँ जो कहा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो एक ही सुमेलित है, पामाडाबी। ठीक। कुमारी जो है ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा कुमारी पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पूर्वी घाट नहीं होगा। कहाँ होगा? ये होगा पश्चिमी घाट। तो ये गलत हो गया इस कारण से। दूसरा, तीसरा जो है क्या है? पोडू। पोडू जो है या पेंडा, ये आंध्र प्रदेश में, ना कि केरल। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है। पामालू जो है, पामलू या पामालू कहिए, यह है मणिपुर का, झारखंड का नहीं। कहाँ का? मणिपुर का। एक मैं चार्ट दिखाता हूं जिसमें राज्य, क्षेत्र या स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम दिया गया है। यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा एग्जाम में। यहां देख सकते हैं आप लोग, एक तरफ राज्य या क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि या स्थानीय नाम उसका दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है देवपर, डुहिया या बेवर की खेती, इस प्रकार की खेती होती है, स्थानांतरित कृषि का नाम है। उत्तर पूर्वी राज्य में जो है झूम कृषि होता है। ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा, ये तीनों। राजस्थान का वात्रा, वालड़े या वालतरे। झारखंड का हो जाएगा कुरुबा। मेघालय का हो जाएगा बोगमा। मणिपुर का पामलू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट में जो कृषि होती है उसको कुमारी नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा नाम से, और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला हो गया, और अंडमान निकोबार क्षेत्र में इसको दीपा की खेती होती है। दीपा जो है यहाँ का स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दुग्धधारा जलप्रपात की अवस्थिति किस नदी पर है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें से जो दिया गया है, दुग्धधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर। नर्मदा ऑप्शन में है। घाट प्रभा नहीं होगा, वाराही नहीं होगा, मांडवी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये किस पर है? नर्मदा नदी पर बना है। विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये नर्मदा नदी पर है। ब्रह्मकुंड की अवस्थिति बिहार के किस जिले में है? इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा जिला में। नालंदा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या होगा? यहाँ पर कूट की तरफ आगे बढ़िए, फटाक से कौन सा सही है पूछा जा रहा है, यहीं पे आना। कहीं कहीं होता रहा ना कौन सा गलत दिया गया है, आप लोग सही स्टेटमेंट पढ़ लेते हो, सही के हिसाब से टिक कर लेते हो, उसके बाद अपना क्वेश्चन काउंट करते हो कि यार मेरे से गलत हो गया ये। तो इसका पहले स्टेटमेंट देखिए कौन सा सही होगा। पहला है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी है, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। दूसरा है, बगैर सांसद कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में एक पंचायती राज विभाग के मंत्री बने हैं एक युवक, किसी नेता के बेटे हैं, उनका ना एमएलसी है और ना ही एमएलए हैं, लेकिन 6 माह तक अगर एमएलसी भी नहीं बनते हैं तो मंत्री पद से इनको हटा दिया जा सकता है। अगला है, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, गलत है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, ये भी ऑप्शन जो दिया गया है गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही हुआ। कूट देखते हैं, केवल 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 32वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? सही जवाब है 3 वर्ष तक। कितने? 3 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान को प्रव्रजन कराने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 7 में, विकल्प बी सही जवाब होगा। और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इनमें से बताइए कौन सी विधि हो सकती है इसको हटाने की? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 243A में किया गया है। विकल्प बी सही जवाब होगा। ठीक, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? नहीं, नोट आउट कीजिए, क्या नहीं है? तो धार्मिक न्याय, ये उल्लेखित नहीं किया गया। जो इसका उल्लेख है क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों हो जाएगा ABC, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सुमेलित करना है। यहां पर संवैधानिक प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ स्रोत दिया गया, इसका सोर्स क्या है, इसको मिलान कीजिए। पहला है मंत्रिमंडलीय सरकार जो है, ये किससे संबंधित है? ये कहां से लिया गया? इसका सोर्स है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। उसके बाद आता है केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा से लिया गया है। आपात का उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से। और राज्य के सदस्यों का चुनाव का जो उपबंध है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये हो गया 4, 2, 3 एंड 1। अब कूट देखिए 4, 2, 3 एंड 1 कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहां पर देखिए पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 4, 2, 3 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के लिए किस सूची का विषय है? सही जवाब होगा समवर्ती सूची। सूची कितने होते हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कौन से प्रावधान किस सूची में है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। एक तरफ यहां देख सकते हैं सूची दिया गया, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान। संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? रक्षा, विदेश मामला, रेलवे और बैंकिंग, ये संघ सूची का विषय है। दूसरा आता है समवर्ती सूची विषय, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता अस्पताल और औषधालय, सट्टेबाजी और जुआ, ये है राज्य सूची का विषय। समवर्ती सूची क्या होता है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाए, स्टेट प्लस सेंटर दोनों कानून बना सकता है। उसमें संबंधित कौन कौन से तत्व आएंगे? तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम और वन्य जीव और जानवरों, जंगल आदि, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? यह संबंधित है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? इनका क्या नाम था? ये थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी। और जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया था सडनली 1969 में। उसके बाद इनको तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी, उनको बतौर राष्ट्रपति कार्य करने का मौका मिला था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया? ये प्राक्कलन समिति जो है जॉन मथाई के संघर्ष से हुआ था। विकल्प ए राइट आंसर होगा 1950 में। कब? 1950 में। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 1 वर्ष के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर्स। ठीक। और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके? लोकसभा समिति के सदस्य का। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। अंग्रेजी और हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो ग्रामर यह हो जाएगा तत्जोर मय। ठीक है, तन्मय पूछा जा रहा, तन्मय का क्या होगा? तत्जोर मय। विकल्प सी सही जवाब है। गूलड़ का फूल मुहावरे का अर्थ चुने। इसका मतलब होता है दुर्लभ वस्तु जो ना मिल सके। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, ये कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे सुख दुख दोनों प्रधान है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। विकल्प ए सही जवाब है। अंग्रेजी के प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन नेगेटिव सेंटेंस। ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़िए। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, व्हेनेवर देयर इज द स्मोक देयर इन फायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यहां पर हिंदी में दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल कीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 16। सॉल्व किया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर होगा 5%।
ये सारे चीज़ आप लोग सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ पर पीडीएफ है, सॉल्यूशन किया गया। अगर यहाँ पर हम आपको टेस्ट करवाते रहेंगे तो टेस्ट सीरीज लंबा हो जाएगा, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था इन चीज़ों को लेकर के। अगला प्रश्न है, फिर से मैथ का प्रश्न है, सही जवाब इसका हो जाएगा 2,59,200। ठीक, 2,59,200। अगर आपको समझ ना आए कि इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहां पर कौन सा संख्या आएगा ये बताना है आपको। यहां पर इसको सबसे पहले कोड आउट कीजिए, यहां पर कौन सा संख्या आएगा। यहां देखिए क्या हो रहा है, इसको सबसे पहले करिए, इसको गुना कर लीजिए, 7 छक कितना होगा, इसको गुना करने पर क्या आएगा 42 आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर -6 कर देंगे, इसी में माइनस कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना, फिर 5 से गुना कर लेना। ठीक, कितना हो जाएगा, इस तरह से कुछ कीजिए, मैं यहाँ पर इसका चार्ट बनाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये करेंगे, इस वाले कूट के लिए करते हैं 7 × 6 -6 × 5, इसको इससे गुना कर दिए, फिर इसको इससे गुना करके दोनों को घटा दिए। ठीक है, ये निकल के आ गया कितना 12 कैसे आएगा, 7 × 42 -30 कितना होगा 12 हो गया। ठीक उसी तरह ये भी कीजिए, 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10 कितना होगा 30 हो गया। 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8 कितना हो गया 12, 8 × 7 = 56 और 7 × 21 56 -7 × 21 कितना आएगा बताओ आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा 35, विकल्प सी। ठीक, चलिए ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह साइन वाला है, इसको किस तरह से व्यवस्थित करना आप लोग देखिए अपने हिसाब से। क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ ये है, चलिए इसका अर्थ ही लगाते चलते हैं सीधे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इसका मतलब जो है ऊपर लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ की जगह पर गुना कर दिए। प्लस का अर्थ क्या बोला रहा है यहाँ पर, प्लस के जगह पर, तो इसका अर्थ हो जाएगा माइनस। ठीक है, -24। और गुना के जगह पर क्या कर रहा है, ये भाग का है, ये भाग है और भाग जो है प्लस है। अब देख लीजिए कैसे करना है आपको सॉल्यूशन। 12 तिहाई 36 माइनस ये हो जाएगा 4 छक 24, भाग करके आए 6 आ जाएगा, 6 हो गया। अब प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, 8 इधर 2 8 हो गया इधर। ठीक, कितना आएगा यहाँ पर 36 - 6 + 8, ये हो गया 30 + 8 = 38, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभा संख्याओं को लिखता है, उसके द्वारा कितनी संख्याएं लिखी गई। तो 50 से 59 तक क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 7 अंकों के बिना, 2 तथा 7, 2 और 7 नहीं आना चाहिए इसके बिना, तो 2 और 7 नहीं आएगा तो 10 में से कितना अंक आएगा, टोटल 8 ही आएगा ना। तो आप एक चीज़ जोड़ लीजिए यहाँ पर, 50 से 59 तक 2 और 7 के बिना 8 डिजिट आएगा। उसके बाद 60 से 69 के बीच जोड़ लीजिए, कितना आएगा 8 आएगा। 70 से 79 के बीच 0, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। फिर 80 से 89 के बीच 2 और यहाँ पर भी कितना 8 अंक आएगा। फिर 90 से 99 के बीच कितना आएगा 8 अंक आएगा। कितने हुए 8 8 8 16 8 3 24 8 4 32, कितने आ जाएंगे आंसर, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए 32। हर्ष चरित्र में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यमचेटी होते हैं। यमचेटी क्या होता है, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री होती है, विकल्प सी सही जवाब होगा। और संस्कृत में यामा का अर्थ जो होता है पहरा होता है। यामा जो होता है, यामा का संस्कृत में अर्थ होता है पहरा। ठीक है, पहरा। ठीक, मंडप और रथ किस शैली के मंदिर की विशेषताएं हैं। यह है मामल्ल शैली, मामल्ल शैली विकल्प बी होगा। यह शैली नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको मामल्ल भी कहा जाता है, और इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा फला फूला विकसित हुआ। और इस शैली में 2 प्रकार के मंदिर देखे जाते हैं, एक तो यहाँ पर मंडप, दूसरा रथ, ये 2 चीज़ होता है। मंडप जो है महेंद्र शैली के मंडप का उदाहरण है, महेंद्र शैली। ठीक है, महेंद्र शैली। और रथ जो है ये स्वतंत्र रूप से खड़े चट्टान की काटकर बनाया जाता है, जिसको मोनोलिथिक रथ कहा जाता है। क्या चीज़, मोनोलिथिक, मोनोलिथिक रथ इसको कहा जाता है। क्लियर है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? यह हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा के हिसार जिला में, कहाँ के? हरियाणा के हिसार जिला में है ये राखी गढ़ी, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 350 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ये विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है, विकल्प ए। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? इसको वजीर कहा जाता था। क्या? वजीर। विकल्प ए राइट आंसर होगा, वजीर। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? इसको छोटा कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन कट रहा होगा ना, अब सही है। क्या है? उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, विकल्प सी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में यह भारत आया था। और विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया जिसमें उसके प्रशासन, सैन्य संगठन और राजा के दरबार की भव्यता के बारे में विस्तार से बताया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? यह था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी राइट आंसर होगा। नगद वेतन उसने सैनिकों को देना शुरू किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे पहले सैनिक को आमतौर पर भूमि के रूप में भुगतान दिया जाता था, या जिसको इक्ता कहते थे। इक्ता व्यवस्था सुने होंगे, इक्तादारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते आगे। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टेटमेंट है और सही कथन का चयन करना है कूट में। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन कौन सा सही हो सकता है। पहला जो है यहाँ पर, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, बिल्कुल सही, क्योंकि 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक रोजगारी से जो पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए थे, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भगाने को मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा हुआ, नेशनल असेंबली में एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वहाँ पर जो है मताधिकार दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। और उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। ये स्टेटमेंट तीनों सही हो जाएंगे। तो सही जवाब क्या आएगा निकल के? 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ संस्था, दूसरी तरफ उसके संस्थापक कौन है। मिलान कीजिए, यहाँ पर कौन किससे संबंधित है इसका मिलान करना है। तो विश्व भारती जो है, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, संस्थापक। उसके बाद अभिनव भारत बी.डी. सावरकर पहला। वेद समाज आप सभी को पता है केशव चंद्र सेन जी। उसके बाद आखिरी बचता है देव समाज, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो यहाँ पर सही सुमेल ये रहा, क्या हो गया? तो तीसरा हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरे का कौन सा था? पहला। तीसरे का क्या था? चौथा। और चौथे का क्या था? दूसरा। 3, 1, 4 और 2 कौन सा ऑप्शन है बताइए आप लोग? 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2, विकल्प डी, विकल्प डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह शुरू हुआ था, जिसमें कैदियों को विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने के लिए अनूठा विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने मांग किया कि उन्हें खादी के वस्त्र उपलब्ध कराए जाए। जब तक यह मांग पूरी नहीं हुई तब तक उन्होंने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल पर बैठ गए। और यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन ने, विकल्प ए, एलन कैंपबेल जॉनसन। सांत्वना पुरस्कार मतलब कॉन्सोलेशन प्राइज कहा था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं नोट आउट कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। यहाँ पर जो दिख रहा है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1931 में नहीं हुआ था। ये नौसेना विद्रोह 1946 सही है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ये भी सही है। बारदौली सत्याग्रह जून 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन था, ये भी सही है। और ये चौथा जो है पूना पैक्ट जो है 1931 जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक संधि हस्ताक्षरित हुआ था। और प्रश्न में जो दिया गया है वर्ष 1931 दिया गया है, इसलिए सुमेलित नहीं होगा, तो 1932 होगा। ठीक है, सही आएगा क्या? 1932 पूना पैक्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य होती खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? गुवाहाटी में
गुवाहाटी अधिवेशन 1926, ठीक, 41वां अधिवेशन था और एस श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। एस श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? यह लखनऊ अधिवेशन 1916 का अधिवेशन था। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक। और तिलक का जन्म कब हुआ था? तो तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने सहयोगी गोपाल गणेश अय्यर और अन्य के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 संस्थापित किया गया। लिख देता हूं मैं, डेक्कन एजुकेशन, ठीक है, यहां पर समझिए एजुकेशन है शॉर्ट में, और ये सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी कब? 1884 में इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन हो सकता आए तो आपको सही टिक करके आना है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की व्यय होगी? तो बताइए, जो शक्ति होता है, पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और इसे ऊर्जा खपत की दर के रूप में भी जाना जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ठीक है। तो वाट का यूज किया जाता है। तो 1 वाट कितना होता है? 1 वाट होता है 1 जूल सेकेंड के बराबर, ठीक। और विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट या व्यापार वोट होता है, व्यापार वोट BOT होता है, ठीक। अब 1 किलोवाट को 1 घंटा से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 1000 वाट गुना 3600 सेकेंड, ठीक, 3600 सेकेंड 10 घंटा में, क्लियर। तो अब 1 किलोवाट को कितना होगा? यह हो जाएगा 3,60,000 जूल। 3,60,000 जूल कितने के बराबर होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर आएगा। तो यूनिट निकालेंगे तो P इंटू T इंटू D अपॉन 1000, और इधर आ जाएगा 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलाया जाता है, कितना है? 1 बल्ब है, अपॉन 1000 कितना निकल के आएगा? तो यहाँ पर 00 कैंसिल और 1 0 ये कैंसिल, एक यूनिट, कितना? ओनली 1 यूनिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। तो सही जवाब क्या होगा? पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, इसका जो टोटल वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm² पर kg²। विकल्प डी इज द राइट आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने का तो उसका आवर्त ध्रुव क्या होगा? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प बी, न्यूनतम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा इसका कौन सा? विकल्प ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी। विकल्प ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी। और उत्तोलक क्या होता है? कि सबसे बुनियादी मशीन है जो कम से कम प्रयास के साथ कुछ काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होगा? तो ये जो होगा उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर। विकल्प बी सही जवाब होगा। जो है कोई भी वस्तु किसी तरल पदार्थ में डूबेगी तो उस पर एक ऊर्ध्वगामी बल कार्य करेगा जिसका परिणाम जो है द्रव के बराबर होता है, द्रव के भार के बराबर होगा। और वस्तु पर ऊर्ध्व बल के उत्प्लावन, जो उत्प्लावक बल होता है उसको उत्प्लावक बल कहा जाता है। और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक, तो उस वस्तु का भार जो है, वेट जो है क्या होगा? mg है हो जाएगा। और किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की दिशा में कार्य करता है। किससे? ऐसे नीचे की दिशा में। तो किस तरह कार्य करता है? मैं अगर आपको एक मान चलिए ये एक बॉल है हमारा, इस पर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ पानी के लिए, ये हमारा वाटर है, ठीक, ये वाटर हो गया। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें दर्शाना है हमको एक उत्प्लावक बल। तो ये क्या होगा? यहाँ पर मान लीजिए इसको इस कलर से रंग लीजिए, ठीक। उत्प्लावक बल किस तरह से काम करेगा, ठीक, ये जो होगा, तो ये जो फोर्स जो होगा ना इसमें साथियों, ये फोर्स जो होगा ये ऊपर की ओर लगेगा फोर्स, और ये जो है नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर
इसका वेट होगा, जो कि मैंने अभी बताया। ये वेट जो होगा नीचे की ओर होगा, ये एफ बी जो होगा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर इसका फोर्स होगा, ठीक है। और जब वस्तु पानी में डूबी होती है तो उत्प्लावन बल यानी कि एफ बी जो होगा ऊपर की ओर, वह ऊपर की दिशा में वस्तु कार्य करता है। और जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी उसके हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये खाली स्थान व्हाइट वाला, ये वाला दिख रहा होगा, ये हटा दिया जाता है सारा द्रव। यहाँ पर कोई लिक्विड है ही नहीं, इसका भार यहाँ पर नहीं आता है, भार नीचे चला जाता है, तो वेट इसका नीचे हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है यहाँ पर, मतदान के समय प्रयुक्त आमिष स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? इसका सही जवाब होगा सिल्वर नाइट्रेट का। विकल्प ए सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है, और यह साबुन तरल पदार्थ में प्रति 70-72 घंटे तक प्रतिरोधी होता है, जिसको मतदाता की उंगली पर लंबे समय तक दृश्यता सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है, गलत पूछा जा रहा है, इसको नोट आउट कीजिए। गलत सुमेलित कौन सा होगा? जो निक्षेपण है ठोस द्रव के बराबर होगा, द्रव के ठोस होते हैं, ये गलत दिया गया है, विकल्प सी। जो पदार्थ की आवश्यकताएं, जो अवस्थाएं होती है किस तरह से होती है, मैं आपको यहां बताता हूं। इसको जूम कर लूं थोड़ा सा तो सही दिखेगा आपको। सबसे ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा, इसका डायरेक्ट चार्ट ही दिखा देता हूं मैं आपको। या जो पदार्थ की आवश्यकताएं जो होती हैं, अवस्थाएं होती है, ये ठोस द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन सी है, निक्षेपण जो है द्रव से ठोस, ये गलत दिया गया है। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, मान लीजिए ये द्रव है, इसको मैं इरेज कर दूं सारे। मान लीजिए ये द्रव है, ठीक, ये द्रव है, इसको द्रव लिख देते हैं, ठीक, द्रव है। और द्रव अगर जमेगा, इसको जमा देते हैं, ठीक, ये जमेगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ठोस। इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये ठोस हो जाएगा। और ठोस को ऊर्ध्वपातित करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। और गैस का मिश्रण जब संघनित होगा तो फिर क्या होगा? फिर ये द्रव होगा, ये संघनित हो जाएगा, संघनित होगा द्रव होगा। और इसी तरह अगर इसको रिवर्स कीजिए, अगर गैस का निक्षेपण होगा तो ठोस हो जाएगा, और ठोस को जब संलग्न करेंगे, ठोस को संलग्न करेंगे, संलग्न करेंगे तो ये द्रव हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा? जब द्रव जो है जम जाएगा, इसको जमना करिए, जम जाएगा तो ठोस होगा, और ठोस को जब ऊर्ध्वपातन करेंगे तो गैस होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन करेंगे तो गैस होगा। और गैस को अगर जो निक्षेपित करेंगे, निक्षेपित करेंगे, यहाँ पर सही से लिख दूं ताकि आपको समझ आए, निक्षेपित तो करेंगे तो ये गैस हो जाएगा, ठीक। उसी तरफ गैस को संघनित करेंगे तो द्रव होगा, या फिर उल्टा भी कीजिए, संघनित इधर से कीजिए, फिर भी द्रव से गैस ही बनेगा। चलिए सही सुमेल करना है यहाँ पर। देखिए धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा Na2CO3 × 2H2O, ठीक। खाने वाले सोडा का ये हो जाएगा NaHCO3। विरंजक चूर्ण का क्या होगा? मिलाइए, ये हो जाएगा CaOClCl, ठीक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2O, तो ये हो जाएगा 3, 4, 2 and 1। देखिए 3, 4, 2 and 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विकल्प ए, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? इसको छोटा कर लो, इसका संयुक्त रूप पूछा जा रहा है, क्या कहलाता नहीं, संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो इसके संयुक्त रूप को कहा जाता है आदर्श गैस नियम, विकल्प सी, ठीक। और बॉयल का नियम क्या है? स्थिर तापमान पर व्युत्क्रमानुपाती होता है पीके, ठीक। और समीकरण क्या बनता है? PV = nRT, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह होता है गर्म एल्यूमिना का उपयोग, गर्म एल्यूमिना। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें जो यूज होता है नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? ये जो होती है कोशिकाएं जो होती है बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय होता है, विकल्प डी इज द राइट आंसर। सिलेंड्रिकल, बैलेंस्ड एंड अनन्यूक्लिएटेड। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक क्या होगा? वेरी इजी आंसर, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? सही कथन पूछा जा रहा है, तो एक ऑप्शन होगा सही होगा, क्योंकि कूट तो दिया नहीं गया है। तो फ्लोएम जो होगा
और फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, विकल्प बी। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि को कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, ब्लैक फुट। ब्लैक फुट। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कूल का है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो मालवेसी कुल मतलब वंश, मालवेसी वंश का पौधा नहीं है सरसों। सरसों जो मालवेसी कुल होता है, मालवेसी फैमिली होता है, इस परिवार में आमतौर पर कपास, भिंडी, गुड़हल ये सभी आते हैं। और सरसों जो है ब्रैसिकेसी फैमिली का है। किसका? ब्रैसिकेसी। सरसों जो है किस फैमिली का है? लिख देता हूं मैं यहां पर, ब्रैसिकेसी, इस फैमिली में आता है सरसों। और जिसको क्रूसीफेयर भी कहते हैं, इसको जो है क्रूसीफेयर भी कहा जाता है। ब्रैसिकेसी को क्रूसीफेयर या क्रूसीफेरी भी कहा जाता है। इस फैमिली का है सरसों। तो यहाँ पर कौन सा पूछा? मालवेसी कुल का पौधा नहीं, कपास, भिंडी, गुड़हल आ जाएंगे, लेकिन सरसों नहीं है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह ऑक्सीन हो जाएगा, विकल्प सी, ऑक्सीन। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट इसमें से विकसित होता है। किसमें विकसित होता है? ये ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं ये विकसित होते हैं अंडाशय से, विकल्प सी राइट आंसर हो गया। सेबी का पूर्ण रूप यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विकल्प सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? विंडो ऑफ, क्या कहा जा रहा है? कॉल्ड बैंक सॉफ्ट लोन विंडो। तो राइट आंसर इसका क्या निकल के आएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विकल्प बी राइट आंसर होगा। आईडीए, आईडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहां देख लीजिए, आईडीए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो यह होता है तकनीकी उन्नति, विकल्प बी। निम्न कथनों पर विचार करें, उसके बाद असत्य कहा जा रहा है, इसी की बात में कर रहा था। कूट में कभी कभी असत्य दिया जाता है। चलिए स्टेटमेंट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन सा असत्य है या सत्य है। पहला एक प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, बिल्कुल सही है, ये उसी के आधारित था। और महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी स्थान जो ISI की स्थापना की थी, इसका सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, जो आज भी सांख्यिकविद के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। और आज भी जो है ISI और सांख्य दोनों ही समस्त विश्व में सांख्यविदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, तो इसमें जो हुआ था, महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दिया था। तो दूसरा जो है मुंबई में नहीं, तो ये जो है संस्थान अभी मैंने बताया कहाँ पर है? कलकत्ता, कोलकाता, ये गलत है। और भारतीय योजना का निर्माता ये सही है। ये जो गलत दिया गया है, तो असत्य कथन कौन सा है? तो केवल 2, विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश, दूसरी तरफ उसे संबंधित मुद्रा दिया गया, इसको फटाक से मिलान कीजिए। चीन का क्या होगा? चीन का हो जाएगा युआन। कोरिया का कोरियाई वॉन। जापान का क्या होगा? येन हो जाएगा। सिंगापुर का क्या होगा? डॉलर। और जर्मनी का यूरो। ये सब आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 4, 5, 1, 2 एंड 3। देखिए कूट में 4, 5, 1, 2 एंड 3 कौन सा है? विकल्प सी। चलिए, फेमा एक्ट किस तिथि को लागू हुआ था? ये फेमा एक्ट, तो फेमा एक्ट जो है लागू हुआ था 17 नवंबर को। यहाँ पर एक्सट्रीमली सॉरी 1 जून 2000 को हुआ था, सॉरी 1 जून 2000 को ये लागू हुआ था फेमा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर, भैया 17 नवंबर किधर है? ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ना ही इसका कोई इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। चलिए ऐसा करते हैं, कोई ऑप्शन ले लेते हैं। 16 नवंबर यहाँ दिया गया ना, इसको 17 नवंबर कर लेते हैं, इसी को टिक कर लीजिए, 17 नवंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? यह है निरुपमा राव, विकल्प ए। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी में। कहाँ पर? झांसी में है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, जब उस समय चीन का युद्ध चल रहा था, भारत चीन का युद्ध भी चल रहा था। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सही जवाब होगा सेकेंड पीढ़ी का। दूसरा पीढ़ी 1955 से
1964 64। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? ये जो है टॉमस पेन का स्टेटमेंट है। ठीक, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड दशकीय वृद्धि सबसे कम। और 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि पूछा जाए तो 17.17% हुआ था, 17.7% हुआ था। और सबसे कम दशकीय वृद्धि जो है नागालैंड का रहा था, यह रहा था -0.5%। क्लियर है? चलिए, सभी 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो, ताकि नए टेस्ट जो भी अपलोड किए जाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है परीक्षा वाटिका, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।